और मेरे पढ़ाकू बच्चों कैसे हो। तो हम लोग आज सॉल्यूशन ऑफ DPP-1 ऑफ जेईई मेंस देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन फ्लैट कार अंडर द शेड ऑफ ए स्मॉल अम्ब्रेला शोन इन द फिगर। रेनफॉल स्टार्ट्स एट 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल एज शोन। ठीक है, डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन इन विच फ्लैट कार शुड बी मूव्ड इन ऑर्डर टू सेव मैन फ्रॉम रेनफॉल। समझना डायग्राम आप क्वेश्चन नंबर 1 जब देखें तो इसमें क्लियर है कि जो अम्ब्रेला है वो मैन के हेड के ठीक ऊपर है, वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब वर्टिकली अबव द मैन है अम्ब्रेला। इसका मतलब रेन ड्रॉप्स अगर वर्टिकली सीधे डाउनवर्ड, सीधे वर्टिकल नीचे की तरफ फॉल करें, उसी केस में जो है वो मैन भीगने से बचेगा। जबकि डायग्राम से देखने से लग रहा है कि रेन ड्रॉप्स, तो देखो रेन ड्रॉप्स 30 डिग्री एंगल पे आ रही हैं और अपीयर कैसी होनी है, वर्टिकली अपीयर होनी है। तो याद रखना इस चीज को बेटा कि अगर रेन ड्रॉप्स को वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर होना है मैन के लिए, तो उस केस में जो रेन की एक्चुअल स्पीड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मैन की स्पीड के बराबर होना पड़ेगा। यानी कि ये लिख दिया मैंने कि फॉर रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेलोसिटी ऑफ मैन शुड बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रेन। ये होना चाहिए। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 15, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। और ये किस तरफ है बेटा, लेफ्ट की तरफ, तो टुवर्ड्स लेफ्ट। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक डायग्राम बना है, एक वेज है, मतलब ये रस्सी से फिर वॉल से, डायग्राम आपको क्वेश्चन में देखना मतलब दिखेगा। और एक और चीज, सारे क्वेश्चन में डीपीपी, मतलब ये डीपीपी जो है वो लिंक में आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि वेज इधर जा रहा है ए से। अब समझना, अगर वेज इधर ए से जा रहा होगा तो इस वेज से ये पुली बंधी हुई है, तो पुली भी कितनी आगे जाएगी, ए से। तो इस मतलब जो वॉल है, वॉल और पुली के बीच में ए मीटर, मान लो ए मीटर रस्सी है, ए मीटर रस्सी ढीली होगी, तो यहाँ पे ये जो वाली रस्सी जो मतलब रस्सी है, ये भी कितनी ढीली होगी, ए मीटर, क्योंकि यहाँ पे ए मीटर, इतनी ए मीटर ढीली हुई तो ए मीटर नीचे आएगी। तो ये ब्लॉक कितना नीचे आएगा, ए से। यानी ब्लॉक की अब हम बात करें तो ब्लॉक ए से नीचे आ रहा होगा, जो रस्सी ए ढीली हुई, और ए से राइट की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि वेज उसे धक्का देके ए की तरफ, मतलब लेफ्ट राइट की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, अब हम इसका एफबीडी बनाते हैं बेटा, ध्यान देना। एफबीडी वैसे हम ना बनाए, इसमें सिंपल सा ऐसे देखें, बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम आसान तरीका ये है कि इफ वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए ब्लॉक, फिर से बोल रहा हूं, इफ वी हैव टू फाइंड नेट फोर्स ऑन ए ब्लॉक, देन दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द मास इनटू नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेट फोर्स जो होगा वो मास इंटू नेट एक्सेलरेशन होगा। और यहां से देख के समझ में आ रहा है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कह लीजिए। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इसे मैं ए नेट लिखूं, ये कितना होगा बेटा, देखो ए नीचे की तरफ, मतलब ए नीचे की तरफ है और ए इधर की तरफ है, तो दोनों का नेट कितना, √2 ए इधर की तरफ हो जाता, कितना हो जाता बेटा, √2 ए। तो इसलिए ये याद रखना, किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा उस बॉडी का मास इंटू उसका नेट एक्सेलरेशन। आपको सोचना ही नहीं है कि फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सर टेंशन भी तो लग रहा होगा, सर mg भी तो लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब नेट फोर्स पूछा है तो मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, तो यहां से एफ नेट कितना हो गया बेटा, मास m इंटू एक्सेलरेशन कितना, नेट √2a। तो यहां से नेट फोर्स जो है वो आ जाएगा √2ma। दिस विल बी द आंसर। ये ब्लॉक पे नेट फोर्स होगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि एक स्प्रिंग है और ब्लॉक उससे बंधा है। ठीक है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ स्मॉल एल है। ठीक है, और कंप्रेस्ड लेंथ कितना है, कैपिटल एल। तो अगर मैं एफबीडी बनाऊं ब्लॉक का बेटा, ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं, ये ब्लॉक बनाया मैंने, थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, ये ब्लॉक है।
ठीक है। इसका एफपीटी अगर बनाओ तो एक तो नीचे mg लग रहा होगा बेटा, दूसरा इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, n लग रहा होगा, तीसरा इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, kx। अच्छा मैं यहां पे बता दूं x क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द कंप्रेशन। कंप्रेशन कितना होता है, उसकी नेचुरल लेंथ माइनस उसकी लेंथ उस समय की, ठीक है। तो अच्छा अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तब कह सकते थे कि एक चीज तो समझ में आ रही है कि k इंटू एक्स बराबर n होता, तो यहां से n कितना हो जाता, k इंटू स्मॉल l माइनस कैपिटल L। ये आपका आ गया बेटा, ये आपका आ गया n, ठीक है। इसलिए F लिमिटिंग कितना होता बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता, म्यू इंटू n होता है, यानी म्यू इंटू n की वैल्यू के एल माइनस एल रख दिए, ठीक है। अब हमें पता है कि इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम लिखे बेटा, इन इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए था, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो mg के बराबर होना चाहिए था। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे मिनिमम स्प्रिंग कांस्टेंट, अच्छा जब मिनिमम स्प्रिंग कांस्टेंट कह रहा है तो पक्की बात है कि ये एफ जो है वो आपको मतलब सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो म्यू इंटू मतलब के एल माइनस एल के बराबर लेना चाहिए था, मतलब लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, एफ एल के बराबर रखो, एफ को हम लिखे म्यू के एल माइनस कैपिटल एल बराबर एम जी। तो यहाँ से आप कह सकते थे कि हमसे पूछ रहा कि कितना हो जाएगा, के हो जाएगा बेटा एम जी डिवाइडेड बाय म्यू स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल, ये हो जाएगा के की मिनिमम वैल्यू, ठीक है बेटा। देखिए ये आंसर तो आ गया इसमें, मतलब अब लिमिट एक्चुअल में हम ये ध्यान दें कि ये मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, तो मिनिमम वैल्यू हम कैसे रिलेट करते हैं, हमें ये पता है कि एफ एल की वैल्यू इतनी है बेटा, मैं एग्जैक्टली मिनिमम ही क्यों वो है वो उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमने लिमिटिंग केस में लगा के आंसर निकाल दिया, ठीक है। हमें ये पता है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एफ है एम जी, ठीक है। हमें ये पता है कि जो एफ होना चाहिए वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एफ एल होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब ऊपर से वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, एफ कितना है एम जी, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एफ एल कितना ऊपर से म्यू के एल माइनस कैपिटल। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो के कितना आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी बाई म्यू स्मॉल एल माइनस कैपिटल, ये आ गया। तो यहाँ देखो के क्या है, इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो यानी बड़ा या बराबर, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई, इसलिए के की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, एम जी बाई म्यू एल माइनस कैपिटल, ठीक है। ये तो लिमिटिंग केस में आंसर निकाल दिया था हमने मान के, लेकिन ये चीज की एग्जैक्टली क्यों के मिनिमम ही है वो इससे आ जाता है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि एक ब्लॉक है, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये एक दूसरा ब्लॉक है, ठीक है बेटा। इसका मास m1 ले रहा है, इसका मास m2 है, और ये कह रहा है कि सडनली द ब्लॉक m2 रिसीव्स ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी दे दी है v0, ठीक है। अच्छा हाँ, और k दिया है स्प्रिंग का, और एक और चीज बेटा, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है पूरा सिस्टम, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि देन द मैक्सिमम एक्सटेंशन एक्स मैक्स इन द स्प्रिंग इज, अब समझना, अब सोच के देखो, हमें इसे स्पीड दी, इसे स्पीड मिल गया, ये आगे जाना स्टार्ट करे, जैसे आगे जाना स्टार्ट करेगा स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, तो इस वाले ब्लॉक का स्प्रिंग पीछे खींचेगी, इस वाले ब्लॉक को स्प्रिंग पीछे खींचेगी, तो ये v0 घटना स्टार्ट होगा, और इस ब्लॉक को स्प्रिंग आगे खींचेगी तो इस पे फोर्स आगे लगेगा, यानी इसकी स्पीड बढ़नी स्टार्ट होगी। तो यानी
मान लो बेटा किसी टाइम पे इसकी स्पीड 10 है, इसकी 0 है, कुछ देर बाद इसकी 9 हो गई, इसकी 1 हो गई। अब देखो अभी भी इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, यानी एक्सटेंशन बढ़ रहा होगा। करते करते मान लो ये इसकी स्पीड 6 हो गई, इसकी 4 है, अभी भी ये तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है, तो डिस्टेंस यानी एक्सटेंशन बढ़ रहा होगा। फिर इसके अभी और करते करते इसकी मान लो स्पीड 5 हो गई, इसकी भी 5 हो गई। अब दोनों की स्पीड सेम हो चुकी है। ठीक है, तो इस केस में अब क्या होगा, एक्सटेंशन कुछ होगा। अब कुछ देर बाद इसकी 4 हुई, इसकी 6 हो गई, अब फिर से ये तेज हो गया तो एक्सटेंशन घटने लगेगा। तो इन केस ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन दिस वेलोसिटी ऑफ बोथ शुड बी सेम। हमने कहा इन केस ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन, इन केस ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में क्या होता है बेटा, मैं बता दूं कि दोनों की जो स्पीड है वो सेम होनी पड़ेगी। मान लो v हो गई उसमें स्पीड m1 m2, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले हम v निकाल लेते। कितना आता है बेटा, इनिशियल मोमेंटम mv नॉट है, सॉरी m2v नॉट है, और बाद में दोनों का मोमेंटम स्पीड सेम है, ये हो जाएगा। तो यहां से v कितना आ गया, m2v नॉट बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे कहीं एनर्जी का लॉस तो हो नहीं रहा है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हम एक्स मैक्स निकाल लेते हैं। तो इसलिए अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। देखो समझना, इनिशियली इसकी कुछ एनर्जी होगी, और जिस समय दोनों की स्पीड सेम हो, उस समय एक्स, इस समय जो एक्स होगा एक्सटेंशन वो एक्स मैक्स होगा। ठीक है, तो इसलिए इस समय और इस समय की एनर्जी को इक्वेट करते हैं। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल प्लस उस समय की पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है बेटा, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। के इनिशियल कितना बेटा, हाफ m2v नॉट स्क्वायर, क्योंकि उस समय m1 की स्पीड 0 थी, प्लस पोटेंशियल तो 0 था, उसमें नेचुरल लेंथ पे था, बराबर के एफ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ इसका m1 v स्क्वायर प्लस उस वाले का हाफ m2 v स्क्वायर प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे हाफ हाफ कॉमन दिख रहा है, इसलिए मैं सबसे सीधे काट दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसे लिखते हैं के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा m2v नॉट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो हम v स्क्वायर कॉमन लेते तो m1 प्लस m2 हो जाता, और दूसरी इस तरफ लाते तो माइनस हो जाता, तो m1 प्लस m2 ये था, और v स्क्वायर कॉमन। अच्छा v की वैल्यू कितनी, इसका स्क्वायर कर दो बेटा, m2v नॉट यानी m2 स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि कितना जाएगा, के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर बराबर, हम यहाँ पे देखो m2v नॉट स्क्वायर है, m2 स्क्वायर v नॉट स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं m2 इंटू वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1 माइनस, यहाँ m2 बचेगा, यहाँ m1 प्लस m2 बचेगा। अगर हम एलसीएम ले लिए बेटा तो m2v नॉट स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, m1 प्लस m2 माइनस m2, नीचे m1 प्लस m2। ठीक बेटा, तो यहाँ पे m2 m2 कट जाएगा, तो m1 इंटू m2, तो यहाँ से देखो सीधे हम आंसर लिख सकते हैं। अब मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ कि x मैक्स जो होगा वो कितना आ जाएगा, देखो अच्छा m1 m2 इंटू वी नॉट स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर ही रहने दो भी,
डिवाइडेड बाई के इंटू m1 प्लस m2। तो यहाँ से आप कह सकते थे तो कि जो x मैक्स है वो आ जाएगा v नॉट रूट के बाहर कर दो रूट ऑफ m1 m2 बाई k इंटू m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, दिस विल बी द आंसर फॉर व्हाट के मतलब एक्स मैक्स, यानी मैक्स मैक्सिमेशन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एक ब्लैंक दिया है। ठीक है, इस ब्लैंक पे एक बॉडी है। इस बॉडी को मैं रेड पेन दिखा देता हूँ। छोटी सी बॉडी है बेटा, वो m मास की। ठीक है, और जो ब्लैंक है उसका मास भी m है। और ये जो ब्लैंक है ये एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो बॉडी है इसे हम 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड देते हैं। कितने एंगल पे बेटा? 60 डिग्री पे। तो इसको तोड़ते हैं, ये देखते हो कितना आ जाएगा 20 cos 60 यानी 10 और 20 sin 60 यानी 10√3। क्या आ गया बेटा? ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है, देखो ध्यान से, हमें ये पता है कि अगर प्लैंक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन से, देखो वर्टिकल में तो n मिल जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कि इसकी स्पीड मान लो बेटा पीछे की तरफ v हो जाएगी थ्रो करने के बाद। तो मोमेंटम कंजर्वेशन यानी जितना मोमेंटम ये बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लस एक्स की तरफ लेके जा रही है, सेम मोमेंटम इस प्लैंक का माइनस एक्स की तरफ होना पड़ेगा। क्यों? ताकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट सिस्टम का मोमेंटम जीरो रहे। इनिशियली जीरो है तो बाद में भी जीरो रहे। तो जो बॉडी है, ठीक है, पार्टिकल जो है वो कितना मोमेंटम लेके जा रहा है m इंटू 10 प्लस एक्स में। तो दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना m इंटू वी माइनस एक्स में। तो यहाँ से v कितना आ गया बेटा 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड से प्लैंक पीछे आ रहा हो। सही है। अब सोचो, मैं कहूं कि इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी मान लो, वो कितना होता है 2u/g होता है। 2u/u कितना बेटा 10√3 बाई जी कितना 10 लेना है। ये कितना हो गया 2√3 सेकेंड्स, इतना आ गया। तो अब समझना उतने में बॉडी कितना आगे जाएगी। मान लो मैंने कहा कि ये जो है, ये वाली जो बॉडी है, रेड पेन से बना देता हूँ, जैसे ये वाली बॉडी है, यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो बॉडी है m मास वो जाती है आगे x1। उस समय जो प्लैंक है प्लैंक पीछे आता है x2। ठीक है, चलो, तो मैं कहता x1 कितना होता, बॉडी की स्पीड हॉरिजॉन्टल में कितनी 10 इंटू टाइम कितना 2√3। तो x1 कितना आ गया बेटा 20√3। अच्छा, बॉडी की बात करें x2 कितना हो जाता, तो इसकी स्पीड कितनी v इंटू कितना टाइम, और v कितना है बेटा 10 ही है इंटू √3 तो कितना हो जाता 20√3। तो इसका मतलब कि अगर हम चाह रहे हैं कि फाइनली ये प्लैंक पे गिरे तो ये कितना चला 20√3, और प्लैंक कितना पीछे हटा 20√3, ये टोटल लेंथ ऑफ प्लैंक कितना होना चाहिए 40√3। तो आप कह सकते थे इसलिए मिनिमम लेंथ ऑफ प्लैंक एल कह दो बेटा, ये कितना होता x1 प्लस x2, और x1 प्लस x2 रख देंगे तो एल कितना आ जाएगा 40√3।
देखिए बेटा कितना 40√3 मीटर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा आप देख रहे होंगे कि ऐसे दे रहा है आपको, एक वेज दे रहा है बेटा। ठीक है, ये एक वेज है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, और एक बॉल है ऐसे, वो इधर आ रही है v स्पीड से, मतलब u से, सॉरी u स्पीड से। ठीक है, एंगल आपको अल्फा दे रहा है और इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, ये गिवन है। ठीक है, ये आपसे कह रहा है बेटा कि इंक्लाइंड प्लेन से टकराने के बाद जो है इनइलास्टिकली हिट करता है, मतलब इनइलास्टिकली कोलाइड करता है, और आफ्टर हिटिंग स्लाइड्स अप द इंक्लाइंड फेस ऑफ द वेज, मतलब वेज पे ऊपर की तरफ भी जाता है इंक्लाइंड प्लेन पे टकराने के बाद। चलो हम टकराने के बाद वाली जो है वो डायग्राम बना लेते हैं कि टकराने के बाद कैसा होगा। टकराने के बाद मान लो बेटा ये वेज है, वेज को स्पीड इधर तरफ मिल पाएगी, इससे मान लो ये v1 से जा रहा होगा। ठीक है, और ये जो है इसके बारे में हमें नहीं पता ज़्यादा। ठीक है, चलो हम ले लेते हैं कि मतलब देखो हमें चाहिए क्या, हमें वेज चाहिए टकराने के बाद वेज की स्पीड, इसलिए इसे हम मान लेते हैं। इसे भी मान नहीं रहे, हम सीधे कंडीशन में निकाल के देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन की एक कंडीशन होती है कि अलोंग कॉमन नॉर्मल दोनों की वेलोसिटी इक्वल होती है। यानी मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉमन नॉर्मल के अलोंग आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज विल बिकम इक्वल। ठीक है, तो हम ये कह सकते थे इस इंक्लाइंड प्लेन मतलब वेज का कि जो स्पीड है अलोंग द, मतलब ये कॉमन नॉर्मल, अच्छा ध्यान देना कॉमन नॉर्मल क्या होता है बेटा, ये जो होता है वो कॉमन नॉर्मल होता है, इसी के अलोंग कोलिजन होगा। ठीक है, तो कॉमन नॉर्मल अगर हम देखें कि ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हो गया बेटा, और ये कॉमन नॉर्मल हो जाएगा ये, तो इस v1 का मैग्नीट्यूड देखो, अच्छा ये एंगल अल्फा ही होता, इसको तोड़े तो ये कितना हो जाता है इधर की तरफ v1 sin अल्फा। अच्छा, कोलिजन के बाद कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं, हमें ये तो पक्की बात है कि जो बॉल है, ठीक है, जो बॉल है उसकी स्पीड कॉमन नॉर्मल के अलोंग आफ्टर द कोलिजन कितना होना पड़ेगा v1 sin अल्फा। क्यों? क्योंकि कोलिजन के बाद अलोंग कॉमन नॉर्मल दोनों की स्पीड इक्वल होनी चाहिए, तो इसकी स्पीड कॉमन नॉर्मल के अलोंग v1 sin अल्फा है वेज की, तो बॉल की भी v1 sin अल्फा हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि इसकी स्पीड, अच्छा देखो फिर से, अब ये मैं बनाऊँ अगर, ये बिफोर कोलिजन वाला है केस। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये एंगल कितना होता है, ये अल्फा होता है। याद रखना, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल जितना एंगल बनाता है, इस इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल जो है वो वर्टिकल से सेम एंगल बनाएगा। ठीक है, इस यू को तोड़ो, इधर कितना आता है बेटा u cos अल्फा, सॉरी u sin अल्फा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बॉल की बात करते हैं। बॉल के लिए फॉर बॉल के लिए बात करते हैं, हमें ये पता है कि इनिशियल मोमेंटम प्लस इंटीग्रेशन एफ डी टी बराबर फाइनल मोमेंटम, ये होता है। अच्छा, बॉल के बारे में सोचो अगर, तो इनिशियली ये कितने जा रहा है u sin अल्फा से। अच्छा, इस पे n किधर तरफ लग रहा होगा बेटा, n जो है वो पीछे की तरफ लग रहा होगा, n इस पे किधर तरफ लग रहा होगा, आगे की तरफ। ठीक है, तो इस n की वजह से क्या होगा, इसका मोमेंटम कम होके इतना हो गया, तो हम कह सकते थे कि इनिशियल मोमेंटम कितना है mu sin अल्फा, और यहाँ पे अपोजिट देखो, इनिशियल मोमेंटम के अपोजिट में लग रहा है n, इसलिए जो इम्पल्स होगा वो इंटीग्रेशन एन डी टी होगा, एफ की जगह यहाँ पे एन हो जाएगा बराबर। फाइनल मोमेंटम इधर की तरफ कितना है बेटा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग एम वी वन sin अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कहूँ इंटीग्रेशन एन डी टी कितना आ जाता है बेटा, इंटीग्रेशन एन डी टी आ जाता
एम यू साइन अल्फा माइनस एम वी वन साइन अल्फा। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेशन एंटिटी की वैल्यू। मैं फिर से बोला इंटीग्रेशन एंटिटी आ जाएगा एम यू साइन अल्फा माइनस एम वी वन साइन अल्फा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर वेज। वेज के लिए बात करें तो वेज के लिए देखो एन इधर लग रहा है। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कह सकते हैं कि हमें ये पता है इस देखो, अच्छा देख लो डायग्राम चाहे तो यहाँ पहले से फिर से एन इधर लग रहा है बेटा। ठीक है, इस एन का एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। हमें पता है ये अल्फा है तो ये कंपोनेंट कितना होगा एन साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा की तरफ कितना होता है कॉस अल्फा। नीचे वाले से हमें मतलब भी नहीं, क्योंकि नीचे से भी तो एक एन लग रहा होगा, उसे एन वन बोल दो। इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में हम नहीं बात करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल में बात करते हैं। पी इनिशियल प्लस इंटीग्रेशन एफ डी टी इम्पल्स बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था, रेस्ट पे था 0 प्लस एन का हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब हॉरिजॉन्टल इम्पल्स कितना हो जाएगा एन साइन अल्फा टी टी बराबर फाइनल मोमेंटम कितना है कैपिटल एम इंटू वी वन। हॉरिजॉन्टल में देखो स्पीड वी वन हो जा रही है इसकी। ठीक है, आफ्टर कोलिजन कितनी स्पीड हो जा रही है बेटा वी वन। तो यहाँ से इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ से साइन अल्फा कॉमन लो, बाहर ले लो, क्यू कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन एन डी टी की वैल्यू देखो, इंटीग्रेशन एन डी टी बचेगा, एन डी टी की वैल्यू यहाँ से रखो, कितना आ जाएगा 2 मिनट। अच्छा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, सॉरी वो दिख नहीं रहा होगा आपको शायद। हाँ ये चीज़ दिखिए ना कि इनिशियल मोमेंट कितना 0 प्लस इंटीग्रेशन एन साइन अल्फा डी टी प्लस बराबर एम वी वन। यहाँ पे साइन, अब देखो इसमें और ऊपर कर दे रहा हूँ, हाँ दिख रहा होगा। देखो हमने साइन अल्फा क्या किया, किनारे कर दिया। इंटीग्रेशन एन डी टी की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, कितना आ जाएगा एम यू साइन अल्फा माइनस एम वी वन साइन अल्फा बराबर कितना कैपिटल एम वी वन। अब यहाँ क्या करो ना, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा एम यू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एम वी वन साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कैपिटल एम वी वन। अच्छा ये वी वन उधर ले जाते हैं तो अब वी वन कॉमन ले लो, कितना जाता है कैपिटल एम प्लस, ये उधर जाता तो प्लस हो जाता एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा बराबर एम यू साइन स्क्वायर अल्फा। हमें वी वन ही चाहिए था तो वी वन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा एम यू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेज आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट है जो कि किसी हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी सर्कल में मूव कर रहा है, उसका रेडियस आर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको दिया है जो कि वेरिएबल है। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, हम ऐसा मानते हैं कि बेटा ये साइक्लिस्ट मतलब ये सेंटर है मान लो, और ये मतलब ऐसे देखो हॉरिजॉन्टल हमें देखना पड़ेगा तो हम ऐसे इसे बना देते हैं। यह है सर्कल कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे साइक्लिस्ट जो है मान लो ऐसे टिल्टेड होगा बेटा, साइक्लिस्ट को ऐसे बना दो, ये साइक्लिस्ट। ठीक है, ये ठीक है। अब हम कह सकते थे अच्छा इसे सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छा इस पर एफबीटी बनाओ बेटा, एम जी तो नीचे लग रहा होगा, एन ऊपर की तरफ लगता, तो ये तो क्लियर है कि एन बराबर क्या होता है एम जी। तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम कह सकते थे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता एफ बराबर कितना होता एम वी स्क्वायर बाई स्मॉल आर होता। ठीक है, आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। अब हमें ये पता है कि इन लिमिटिंग केस, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे थे इसलिए लिमिटिंग केस ले रहे हैं, इन लिमिटिंग केस जो एफ होता वो एफ एल हो जाता, और एफ एल कितना होता म्यू टू एन।
और ये किसके बराबर है, mg के बराबर, सॉरी mv²/r के बराबर है। चलो तो म्यू इंटू एम, एन कितना है, mg है, बराबर mv²/r। यहाँ से कितना जाएगा बताओ, काट दो, v² बराबर आ जाएगा म्यू की वैल्यू रख दो, म्यू गिवन है बेटा μ0 1 - स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये म्यू की वैल्यू होगी इंटू जी इंटू स्मॉल आर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो v² आ जाएगा μ0 इंटू जी स्मॉल r माइनस स्मॉल r² बाई कैपिटल। आपसे कह रहा है कि मतलब v मैक्सिमम करना है, यानी v² मैक्सिमम करना है, तो हम कह सकते थे, अलग से मैं इसे देख लेता हूँ कि इसे x मान लो बेटा, किसे, r माइनस r² बाई कैपिटल R को। इस अगर ये चीज़ मैक्सिमम होगी तो पूरी चीज़ मैक्सिमम होगी, तो हम कह सकते थे, यानी उस केस में dx/d स्मॉल r क्या होता, 1 - 2r बाई कैपिटल R होता, और ये 0 होना चाहिए था, मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल r कितना हो गया, कैपिटल R/2, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो इसका मतलब कि दिस इम्प्लाइज दैट v मैक्स जो होगा v² ऑफ मैक्स, ये मैक्सिमम कब होगा, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाए, कैपिटल R/2 हो जाए, सॉरी, माइनस कितना, कैपिटल R²/4 इंटू r, एक r कट गया बेटा, तो 1/2 r बाहर लेते तो 1/2 माइनस 1/4 कितना, 1/4, तो v² मैक्स जो है आ जाता μ0 gr/4, अंडर रूट ले लेते तो ये v मैक्स आ जाता रूट ऑफ μ0 gr/4 का अंडर रूट, ये बाहर लिख कर दिया, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है बेटा। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, देखो कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या है ना, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लीजिए, यहाँ पे एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग से एक रिंग, मतलब छल्ला मतलब रिंग समझ लीजिए, स्लीप बोल रहा है उसको, एक रॉड के अंदर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये रॉड है, मान लो पूरा रॉड है, ठीक है, स्मूथ रॉड है। तो आपसे कह रहा है कि उस समय लेंथ L है, ये भी L है बेटा, ठीक है, नहीं सॉरी, ये L कहाँ होगा, सॉरी, ये L है और ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, L√2, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ, ठीक है। तो हमें पता है कि ये एंगल कितना हो जाता है, 45 डिग्री, क्योंकि ये L है और ये L है। तो आपसे कह रहा है कि इस कंडीशन से अगर छोड़ दिया जाता है, अच्छा K की वैल्यू गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट K कितना दिया है बेटा, mg/3 - 2√2L, ये दिया है, ठीक। तो आपसे कह रहा है when sleeve is relieved, मतलब वही रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट L as shown, and the speed with which it will strike। सिंपल सा आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो बेटा, इस पॉइंट को, इसको हम डेटम मानते हैं, क्या मानते हैं, डेटम। अच्छा डेटम क्या होता है, वो पॉइंट जिसके जहाँ पे हम एनर्जी 0 लेते हैं, ठीक है। तो हम ये इनिशियल माने और ये फाइनल माने, तो हम कह सकते थे सिंपल से बेटा कि यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चलो लिखो, इनिशियल एनर्जी एक तो स्प्रिंग की होगी, दूसरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ। अच्छा नेचुरल लेंथ जो बेटा है स्प्रिंग का वो L दे दिया है, यानी उसमें एक्सटेंशन x के हैं, x कितना हो जाता L√2 माइनस L, तो हम कह सकते हैं हाफ K x², x मतलब L कॉमन ले लो तो √2 - 1, इसका स्क्वायर हाफ के x² प्लस m प्लस मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना mgh, h कितना L,
प्लस काइनेटिक उस समय 0 है बराबर जब आगे टकराता है उस समय स्प्रिंग की पोटेंशियल 0 क्योंकि नेचुरल लेंथ पे आ गया, प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 क्योंकि डेटम पे पहुंच गया, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है? टकराने वाली स्पीड। ठीक है बेटा, इसे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। हाफ के की वैल्यू कितनी लिखनी है? ऊपर से देखो, ये वाली वैल्यू से देखो, एम जी बाई 3 - 2√2 एल। ठीक है, इंटू ये एल स्क्वायर और √2 - 1 का स्क्वायर करके देख लो। अच्छा, √2 - 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 + 1 - 2√2, तो ये 3 - 2√2 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते थे ये सीधे मैं 3 - 2√2 कर दूँ, ये इससे कट जाएगा बेटा। ठीक है, प्लस एम जी एल बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। देखो ये यहाँ से कट जाए तो ये कितना आ गया? mgl/2 और ये आ गया mgl, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3/2 mgl बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ से कट गया बेटा और हाफ भी कट गया, तो यहाँ से वी कितना आ गया? वी आ जाएगा √3gl। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? √3g। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, डीपीपी को मिल जाएगी लिंक में। ठीक है, तो हम सीधे कह सकते थे कि जब ब्लॉक बी पे था उस समय मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। ठीक है, सिंपल से मतलब आप ऐसे कह सकते थे, एनर्जी कंजर्वेशन की बजाय ऐसे बोल दीजिए, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, अच्छा डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, मैं एक चीज़ बता दूं आपसे, यहाँ पे यही समझने वाला पॉइंट था। चलो मैं डायग्राम हल्का सा बना देता हूँ, छोटा सा। ये ऐसे कह रहा है बेटा, यहाँ पे है। अच्छा ठीक है, ये सरफेस है, दे दिया आपको, ये से मिला देते हैं और ये भी मिला देते हैं। अच्छा ये आपको दे दिया 60 डिग्री एंगल। अच्छा ये कितना होगा? ये रेडियस के बराबर होगा, ये भी रेडियस के बराबर होगा। तो अगर हम इसे मिला दें तो ये भी रेडियस के बराबर होगी। ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, तीनों बराबर होना पड़ेगा। अच्छा आपसे कह रहा है कि स्टार्ट में ब्लॉक यहाँ पे है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे पुली के थ्रू उसे खींचा जा रहा है। तो सोचो जिस समय ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उस समय इतनी रस्सी तो ढीली हुई और ये फोर्स एफ लग रहा है। तो चलो मैं कहूँ यू इनिशियल पोटेंशियल जी कितनी होगी? अच्छा हम अगर इसी को डेटम मान लेते हैं बेटा, इसी को हम क्या माने? डेटम। फिर से बोला हूँ, डेटम मतलब जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी आप 0 लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये कहूँ तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है? r cos 60 मतलब कितना बेटा? r/2, यानी नीचे वाली चीज़ में कितनी होती है? r/2 होती है। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल जी देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी इनिशियल 0 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस W एक्सटर्नल। अब F वर्क कर रहा है तो F × R। ठीक है, बराबर U फाइनल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? mgh। H कितनी बेटा? R/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, आपसे कह रहा है देखो F कितना दिया बेटा? F दिया है 200 न्यूटन, 200 इंटू R कितना दिया है? R दे रहा है 10 मीटर बराबर M दे रहा है 10 kg, G की वैल्यू 10 और R/2 की वैल्यू 5 प्लस हाफ M कितना? 10 kg इंटू वी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ से काटोगे तो 5 बचेगा, 5 यहाँ से काटो, 5 यहाँ से काटो और 5 यहाँ से काटो, तो ये देखो कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर बराबर ये कितना दूंगी? 400 और माइनस ये 100, यानी कि रूट ये 300 आ गया। तो रूट वी कितना आ जाएगा? वी आ जाएगा √3 × 100 का √10 और √3 कितना? तो 1.73, तो ये आ जाएगा 1.7 × 10, यानी वी कितना आ गया बेटा?
17 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मतलब 17 मीटर पर सेकेंड से जो है ब्लॉक जो है वो क्यूब को पहुंचेगा, तो इसकी स्पीड होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, सिंपल सा एफबीडी बना, देखो हम देखते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ ही लेंगे। तो यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है बेटा, और वो यहाँ पे हिंज है, ध्यान देना, यहाँ पे हिंज है। तो हमें पता है कि अगर हम तोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा होगा और नीचे की तरफ इसका वेट। अच्छा, इसका जो रॉड है इसका वेट W दे दिया, ये W लग रहा होगा बेटा, गिवन, ठीक है। और अच्छा, छोटे वाले ब्लॉक का बनाते हैं, नीचे कितना लग रहा होगा W1, ऊपर क्या लग रहा होगा T। अच्छा 2 मिनट, यहाँ पे आपको दिया है तो उस हिसाब से देखा जाए कि ये जो एंगल होगा 45 डिग्री होगा। डायग्राम में देखेंगे आप, हॉरिजॉन्टल ये भी एल है और ये भी एल है। ये अगर 45 डिग्री हो गया तो अगर इधर टी लग रहा है तो बेटा ये कितना हो जाता, T/√2 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि T बराबर कितना होता है, W1 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं कि हिंज के अबाउट क्या होता, टॉर्क बैलेंस होता। तो हम कह सकते थे बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट एक है, तो ये A पॉइंट दे रहा है, अबाउट A। तो ये देखो W का टॉर्क नीचे की तरफ होगा और T का टॉर्क ऊपर की तरफ। तो क्या लिखते हैं बेटा, देखो W × L/2 बराबर होता T/√2 इंटू कितना L काट दो यहाँ से बेटा, ये W/2 आ जाती है। T की वैल्यू कितनी है, W1/√2। तो यहाँ से W1 कितना आ जाता है बेटा, W/√2। ये √2 मतलब ये √2 है, तो ये √2 इंटू √2 तो कट जाएगा। W1 बराबर W/√2, W1 बराबर W/√2, यानी कि आंसर D, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना वो एग्जैक्टली देखा जाए तो एफबीडी पे ही है। मतलब अब देखो हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ लेना, इसका एफबीडी बनाते हैं। देखो पहली चीज, मैन जो है वो मैन यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, कितने एंगल पे लगा रहा है बेटा, 30 डिग्री पे। तो याद रखना कि हमेशा जो मैन फोर्स लगाएगा वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, यानी वो ऐसे लगा रहा होगा एन, ठीक है। तो इस एन को हम सेंटर पे अगर दिखाएं तो वो एन इधर लगता। अच्छा ये एंगल कितना, 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाता, n cos 30, बताइए कितना हो जाता, n sin 30। साथ ही साथ इसका वेट नीचे की तरफ W मतलब mg कहे तो चाहे तो, और इधर तरफ क्या लगता, n लगता। अच्छा ये नहीं कह रहा है कि फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लगता कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं 2 मिनट, स्क्वायर ऑफ मास में 40 kg अच्छा इसमें देखो कुछ कह नहीं रहा है तो हम बेटा फ्रिक्शन नहीं ले सकते। फ्रिक्शन लेंगे ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम इसे बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, हमें पक्की बात है, पता है कि जो n cos 30 होता, अच्छा इसे n1 कह दो, ठीक है। n cos 30 जो होता वो इसके वेट mg के बराबर होना चाहिए था। n cos 30 √3/2 होता है, m 40 है, g 10, तो 400 इंटू 2 800। तो यहाँ से n कितना आ जाता है बेटा, 800 डिवाइडेड बाई √3 न्यूटन। ये आंसर होता। अच्छा आंसर दिया क्या है बेटा, ये दिया है बी वाला, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा फिर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि x इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, इसे ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 कॉस ओमेगा टी। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें एसएचएम चेक करना है। तो तरीका क्या होगा ना, दोनों तरफ 4 ऐड कर दो। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, माइनस 5 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये हो जाता बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाता, यहाँ 5 कॉमन लेते तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाता। ठीक है, और यहाँ से लिखते 5, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी कितना होता है बेटा, टी होता है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, होता है ना, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो x माइनस 2 जो हो जाएगा वो √10 साइन ओमेगा टी। ठीक है, प्लस माइनस लिख दो चाहे तो ये हो जाएगा, x माइनस 2 को मैं कैपिटल x लिख दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा a मान लो। ठीक है, चलो अच्छा लिखो, प्लस माइनस √10 साइन ओमेगा टी, ये बाई 2 है, साइन ओमेगा टी बाई 2। तो कहते हैं ना कि अब जब x ये जो है ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, एसएचएम को। ये क्या हो गया, एसएचएम। कोई भी लीनियर फंक्शन अगर साइन या कॉस का फंक्शन हो, कोई भी लीनियर x, तो क्या होगा, कैसा भी लीनियर, मतलब x माइनस 2 x माइनस या जो भी हो, या x प्लस 2 x प्लस 3 हो, तो ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो डायग्राम है, डायग्राम में देखो इनिशियली जो है वो 0 एरर है, और 0 एरर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, आप समझिएगा, मैं आपके पास डायग्राम होगा या उसमें देख लीजिएगा, मैं सीधे लिख देता हूँ कि यहाँ पे पहले 0 एरर, 0 एरर दे रहा है। देखो कि 0 एरर में जो है ये आई थिंक कह सकते थे पहला, दूसरा, तीसरा जो है बेटा वो एग्जैक्ट अलाइन हो जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा, इसका लीस्ट काउंट जो है वो 10 खाने ही हैं, 10 डिविजन नॉन मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, यानी 0.1। अच्छा ये है क्या, ये mm में है, तो 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट होगा। तो 0 एरर जो होगा वो तीसरा खाना इंटू कितना, 0.01 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.03 सेंटीमीटर 0 एरर हो गया। ठीक है, अब हम रीडिंग की बात करें, रीडिंग कितनी आ रही है, तो रीडिंग में अगर हम बात करेंगे तो रीडिंग में देखिए, रीडिंग में मुझे दिख रहा है कि जो 0 है 1 स्केल का, ये 13 के ठीक सामने, 13 के ठीक थोड़ा सा आगे है, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 13 mm। ठीक है बेटा, ये mm में है, याद रखना, प्लस। अच्छा mm में लीस्ट काउंट कितना है, मतलब मैं अभी लिख देता हूँ, ये 13 mm हो गया। ठीक है, और 30, उसके बाद हम देखें 1 स्केल का कौन सा खाना जो है वो बेटा है 8वां ठीक सीध में है, तो ये हो जाएगा 8वां खाना, यानी 8 इंटू 0.1। अच्छा पूरी चीज किस में है, mm में, ध्यान देना, हमने mm लिखा इसलिए 13 लिख दिया, और ये कितना लिखा 8.1, मतलब ये 0.1 mm, यानी लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm।
ये कितना हो जाता बेटा mm में, जा जाता 13.8 mm। ठीक है, तो हम इसे बात करते, इसलिए अगर हम कहते कि विड्थ देखना है तो आपसे पूछा थिकनेस, इसलिए रियल थिकनेस जो होता वो हो जाता रेटिंग माइनस 0 एरर। अच्छा mm में ही पूछ रहा था, mm में ही लिख दो बेटा 0.3 mm। ठीक है, तो ये आ जाता है रीडिंग कितना आ रहा है 13.8 माइनस 0.3, तो ये कितना रहता है बेटा 13.5 mm रियल थिकनेस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर कौन सा आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, तो ध्यान देना इसमें, ये मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, कह रहा है कि स्मूथ मासलेस ट्यूब इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट पी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बीट इज फ्री टू मूव अलोंग द ट्यूब। देन पहला पार्ट मतलब ए ऑप्शन दे रहा है सेंटीमीटर एक्सेशन ऑफ द बीट इज नॉन जीरो। पक्की बात है, बस सर्कुलर मोशन हो रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए एंड दैट विल बी इक्वल टू सेंटीपीटल फोर्स, यानी सेंटीपीटल एक्सेशन ऑफ द बीट इज नॉन जीरो। ये सही है, ए आंसर सही है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। बी वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द बीट मस्ट बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो। देखो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे यानी कि स्पीड कांस्टेंट हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े, तो वर्क डन बाय ट्यूब ऑन द बीट मस्ट बी जीरो हो जाएगा, यानी कि बी गलत हो गया, नॉन जीरो दे रहा है। सी द एक्सेशन ऑफ द बीट अलोंग द ट्यूब इज जीरो, ना एक्सेशन ऑफ द बीट अलोंग द ट्यूब जीरो नहीं होगा, दैट विल बी इक्वल टू सेंटीपीटल एक्सेशन दैट इज वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, यानी ये भी गलत हो गया। डी द टेंजेंशियल एक्सेशन ऑफ द बीट मस्ट रिमेन कांस्टेंट, द टेंजेंशियल एक्सेशन ऑफ द बीट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ये मस्ट रिमेन कांस्टेंट तब हो जाएगा बेटा जब ये यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यानी स्पीड कांस्टेंट होगी। ये कुछ कह नहीं रहा है तो हम स्पीड कांस्टेंट मान भी सकते थे, नहीं भी मान सकते, जब दिया नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी गलत हो गया। तो 14वें का आंसर बेटा हो जाएगा ए वाला। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं 15th वाला करते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15th में कह रहा है द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय पी मोमेंटम लिख लो बेटा, पी मोमेंटम दे दिया है 4 sin t i कैप माइनस 4 cos t j कैप। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो दिया है उसका। तो यहां से हमें पता है फोर्स F कितना होता है, वो होता है dp बाई dt, मोमेंटम का रेट ऑफ मतलब डिफ्रेंसिएशन, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 साइन का हो जाता है cos t i कैप, और cos का माइनस होता है इसलिए पहले प्लस लिख दे 4 साइन कितना t j कैप। ये फोर्स हो गया बेटा। तो अगर मैं कहूं कि अच्छा P डॉट एफ निकालो बेटा, P डॉट एफ निकालो, 4 कॉमन, चलो अच्छा लिख लो 4 साइन टी आई कैप माइनस 4 कॉस टी जे कैप, डॉट लेना है 4 कॉस टी आई कैप प्लस 4 साइन टी जे कैप के साथ। तो डॉट में आपको पता है कि आई को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 16 साइन टी कॉस टी हो जाएगा, और माइनस और प्लस यानी कि ये माइनस रहेगा, 16 कॉस टी साइन टी, यानी ये कितना जीरो हो गया। तो ये जीरो क्या बताता है, दिस इंप्लाइज दैट कि P इज
परपेंडिकुलर, मतलब मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू एफ, यानी आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम पी ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एफ, यानी आंसर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम पी। अच्छा वेरिएबल, अच्छा मैग्नीट्यूड यहां पे ध्यान दो, हम ये भी चेक कर लेते हैं कि अच्छा पी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो 4 साइन स्क्वायर मतलब रूट ऑफ साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाता है बेटा, सीधे ये आ जाएगा। तो जो सी दे रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम पी इज ऑलवेज वेरिएबल ना, ये क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए सी भी गलत हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। फिर तो 16 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक रस्सी है, दूसरा ब्लॉक है। अच्छा इस ब्लॉक को ए कह रहा है, इस ब्लॉक को बी कह रहा है, इस पे फोर्स पी लग रहा है। ठीक बेटा, अच्छा यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे F1 कह दे रहा है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे F2 कह दे रहा है। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि P ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है, और ये भी कह रहा है कि F1 और F2 की लिमिटिंग वैल्यू जो है, लिमिटिंग वैल्यू वो कितनी है बेटा, F0, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स F0 दोनों पे लग सकता है। तो कह रहा है P इज ग्रेजुअली इंक्रीज, समझना तो P को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो जिस समय तक फ्रिक्शनल फोर्स F1 की वैल्यू मतलब जिस समय तक P की वैल्यू F0 के बराबर होगी तब तक ये फ्रिक्शन इसे रोक लेगा, यानी आप कह लीजिए इसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, मान लो ये फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन हो सकती है, तो अगर ये 9 न्यूटन होगा तो 9 न्यूटन लगा के रोक लेगा, तो उस समय टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस समय ये 11 न्यूटन होगा उस समय 10 न्यूटन तो ये बैलेंस करेगा, बाकी 1 न्यूटन कौन, रस्सी बैलेंस करेगी। तो रस्सी में टेंशन कब आएगा, जब P की वैल्यू F0 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पार्ट कह रहा है कि फॉर P इज लेस देन F0 T इज इक्वल टू 0। तो ये वाली चीज देखा जाए, ए वाला ऑप्शन कह रहा है कि P की वैल्यू अगर हम लेस देन F0 लेते हैं, यानी P की वैल्यू 10 न्यूटन से अगर कम लेते तो यहाँ पे ये रोक लेता है, उस समय टेंशन कितना होता, 0 होता। तो ये आंसर सही है, यही सही है। बाकी भी देख लेते हैं। बी कह रहा है, बी वाले में कह रहे बेटा कि P की वैल्यू जो है वो 2F0 से छोटी हो और F0 से बड़ी हो, तो उस समय T 0 नहीं होगा। ये भी सही है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि P की वैल्यू F0 से बड़ी और 2F0 से छोटी हो तो उस समय T 0 नहीं होगा, ये भी देखा जाए तो ये सही है। ठीक है, C चेक करते हैं बेटा। तो अगर कहें कि P की वैल्यू 2F0 से बड़ी हो जाए तो इस केस में जो टेंशन कह रहा है कि 0 होगा, ये गलत है, क्योंकि इस केस में तो टेंशन और तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अच्छा डी नन ऑफ द अबव है। तो अब हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा था लिमिट। ठीक है, यानी आपसे कह रहा है कि अगर P की वैल्यू F0 से कम हो तो टेंशन 0 होगा, सही है। और अगर P की वैल्यू 2F0 से छोटी और F0 से बड़ी हो तो टेंशन 0 नहीं होगा, यानी इस केस में देखा जाए कि आंसर ए और बी सही हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर ए भी सही है और आंसर बी भी सही है। ठीक है, देखो 16 में समझ लेना कि हो सकता है क्वेश्चन में 16 में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो। अगर ये T इज नॉट इक्वल टू 0 है तो बी वाला ऑप्शन सही है, अगर T 0 रहता तो गलत होता। तो मे भी यहाँ पे T इक्वल टू 0 प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये मतलब नॉट इक्वल टू 0 दे दिया है। तो जो क्वेश्चन के बने उसके हिसाब से ए और बी दोनों सही होगा, ये क्लियर रखिएगा। लेकिन आपको DPP में आंसर हो सकता है ए ही दिखेगा सही, लेकिन एक्चुअल में दोनों सही है। ठीक है, अगर गिवन कंडीशन ही माने तो। चलिए बेटा, ऐसा हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में
ये हमें पता है कि ये मासलेस स्प्रिंग है, मतलब पुली है। इसका मतलब अगर एफ लग रहा है तो यहाँ F/2 हो जाएगा T1 की वैल्यू, और T2 की वैल्यू अगर T1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला पार्ट चेक करते हैं। ए वाले में क्या कर रहा है, एफ की वैल्यू 90 ले रहा है, तो T1 कितना हो 45 हो जाएगा, T2 कितना होगा T1/2 यानी कि 22.5 हो जाएगा। तो उस केस में आप ध्यान दीजिए कि अगर नीचे 50 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 100 लग रहा है, ऊपर अगर आप 22.5 न्यूटन लगाते हैं, इस पर भी 22.5 लगाते हैं, तो पक्की बात है दोनों ब्लॉक ऊपर नहीं जाएंगे और दोनों रेस्ट पर रहेंगे। तो उस केस में A1 A2 0 होगा, यानी पहला ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की हम बात करें तो दूसरे ऑप्शन में क्या हो जाएगा कि F2 300 दे रहा है, तो T1 कितना हो गया 150, T2 कितना हो गया 75। अब पहले वाले ब्लॉक का बना है तो नीचे 50 लग रहा है, ऊपर T2 यानी 75 लग रहा है, ऊपर की तरफ A1 है, तो T2 - 50 बराबर M1 A1, तो 75 - 50 बराबर 5 × A1। A1 कितना आ गया 5। और A2 कितना है, A2 की बात करेंगे तो ऊपर 75 लग रहा है, नीचे 100 लग रहा है, तो ये तो ऊपर उठ नहीं पाएगा, यानी नीचे से n एक्स्ट्रा लगेगा, तो उस केस में A2 0 हो गया। तो आंसर बी तो गलत हो गया बेटा। ठीक है, यानी ए सही है बी गलत है। अब सी वाला चेक कर लेते हैं बेटा। सी वाले में क्या कह रहा है, देखो सी वाले में क्या कह रहा है कि जो एफ है वो 500 न्यूटन है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट T1 जो होगा वो F/2 यानी कितना हो जाएगा 250, और T2 जो है वो कितना हो जाएगा T1/2 यानी कि 125। ठीक है, तो अब हम पहले वाले ब्लॉक की बात करें बेटा। ठीक है, तो पहले वाले ब्लॉक की अगर हम बात करें तो नीचे कितना लग रहा है 50, ऊपर कितना लग रहा है T2 यानी 125 लग रहा है। ठीक है, ऊपर कितने से जा रहा है ये A1 से, तब क्या लिखते हैं T2 - 50 बराबर M1 × A1। चलो T2 कितना 125 - 50 बराबर M1 कितना बेटा 5 × A1। तो देखो 125 - 50 कितना 75 बेटा 5 कितना A1 आ गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब सी में ही हम क्या करते हैं कि दूसरे वाले ब्लॉक की बात करें। दूसरे वाले ब्लॉक की बात करेंगे तो नीचे कितना लग रहा है बेटा, नीचे लग रहा है 100, ऊपर कितना लग रहा है T2 मतलब 125 लग रहा है। ठीक है, वो कितने से ऊपर जा रहा है A2 से, क्योंकि इस बार बड़ा है तो चला जाएगा। तो आप क्या लिखते हैं बेटा, इस बार लिखते हैं आप 125 - 100 बराबर M की वैल्यू 10 × A2। यहाँ से A2 कितना आ गया 25/10 यानी कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सी में यही दे रहा है बेटा, तो इसलिए सी भी सही है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A, C। ए और सी दोनों सही होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें बेटा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में तो मैंने पढ़ा, अभी मैंने चेक किया, तो आंसर जो वो दे रहा है वो डी दे रहा है। डी के हिसाब से हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए थी वाटर की कि वाटर कॉलम की लेंथ कितनी है, और वो गिवन ही नहीं है वाटर कॉलम की, या कह लो डायग्राम गिवन नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज नॉट कंप्लीट। ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं है, कुछ मिसिंग है डेटा, इसलिए सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल M इन फिगर शोन सो दैट। अच्छा देखो देख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, एक छोटा ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग मतलब पुली है, तो एक दूसरा ब्लॉक एक और लगा है। ठीक है, यहाँ पे मास कैपिटल M दे दिया है, इसका मास 5 kg दिया है, इसका मास 2 kg दिया है। ठीक है,
यहाँ पे जो म्यू दिया है वो 0.2 दे दिया बेटा, और यहाँ पे जो म्यू दिया है वो 0.1 दे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि कैपिटल एम कितना है हो ताकि ये मतलब 2 kg मास स्लाइडिंग स्टार्ट कर दे। तो समझना, मैं कहूँ कि 2 kg का 2 kg का जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है वो कितना हो सकता है 2 kg वाले का। ये हो सकता है म्यू इंटू जी। म्यू कितना है वहाँ पे 0.2 इंटू जी कितना 10, यानी कितना हो सकता है 2, यानी 2 kg का मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम पूरे सिस्टम को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करा दें तो उस समय जो मास होगा वो मैक्सिमम मास होगा ताकि ये दोनों साथ मूव करें। उससे थोड़ा सा मास ज़्यादा लेंगे तभी 2 kg स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे बेटा 2 से मूव कराते हैं, इसे भी 2 से मूव कराते हैं, इसे भी 2 से मूव कराते हैं। तो उस केस में देखते हैं कि एम कितना आ रहा है। ठीक है, हम लेते हैं, अच्छा नीचे फोर्स कितना लगता है बेटा, मान लो जी की वैल्यू 10 ले लो, 10 एम। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है पीछे की तरफ, एफ लगता। एफ कितना आता, म्यू फ्लोर वाला म्यू 0.1 इंटू एन, एन कितना 5 2 7 70 न्यूटन लगता है ना, ये कितना आ जाता 7। ठीक है, तो आप लिखते हैं ना सीधे 10 एम फोर्स नीचे की तरफ सपोर्ट कर रहा है और 7 न्यूटन फोर्स अपोज कर रहा है, बराबर टोटल मास 5 + 2 + एम, यानी 7 + एम। ये मास इंटू एक्सेलेरेशन कितना बेटा 2। तो इसे सॉल्व करो, 10m - 7 = 14 + 2m। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया 8m = 14 + 7 21। यहाँ से m कितना आ गया, m आ गया 21/8। इसलिए फॉर स्लाइडिंग ऑफ 2 kg ब्लॉक m कितना होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 21/8। अच्छा 21/8 से ज़्यादा देखा जाए, कोई नहीं दिया है, ये आंसर होना चाहिए था। अच्छा आप ये सोच सकते हैं, गलती आप कर सकते हैं कि सर बी तो दिया है ना, इक्वलिटी पे स्लाइड नहीं होगा, इक्वलिटी पे वो जस्ट साथ साथ मूव कर रहा होगा, देयर विल बी नो रिलेटिव सेक्शन बिटवीन 2 kg एंड 5 kg। तो ये आंसर होगा। और कोई नहीं दिया है क्योंकि वो इक्वल दे दिया है बी वाला, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी। ये क्लियर रहना, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता, मतलब थोड़ा ट्रेंड में है और ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या रहेगा, मैन वॉकिंग विद स्पीड v कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन passes under a lantern hanging at a height h capital H above the ground. Find the velocity with which the edge of the shadow of the man's head moves over the ground if his head is h, his height is h। देखो चलो मैं ऐसे सोचती हूँ बेटा, मैंने कहा ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे मान लो बेटा कि ये ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, अब लालटेन को लाइट के सन के फॉर्म दिखा रहा हूँ, इसी को एच, ये कैपिटल एच हाइट पे है लालटेन। ठीक है बेटा, और जो मैन है मान लो किसी मोमेंट पे तो यहाँ पे होगा, ये मैन है, ठीक है, वो कितनी हाइट का है बेटा, स्मॉल एच। तो अब समझना, मैं दिखाता हूँ इसे कि जो मैन है, पक्की बात है लाइट ऐसे आई, देखो लाइट ये आ रही है, ये लाइट ऐसे आएगी ये, और जो लाइट रुक रही होगी यहाँ पे उसका हेड का ये शैडो पड़ रहा होगा, सही है। तो अगर मैं ऐसे ये देखता हूँ, देखना ध्यान से, ठीक है बेटा। अच्छा ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ध्यान से, इसे ओ बोल देता हूँ मैं, जो फिक्स्ड पॉइंट होगा इसे मैंने ओ बोल दिया, ठीक है। अच्छा इस दूरी को मैं एक्स
एम ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और इस दूरी को मैं एक्स एस शैडो ले लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब हमें दिख रहा है ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल के अगर मैं कह देता ये ओ है बेटा, चलो लालटेन को एल ले लो, ये लालटेन है, और मैन के हेड को चलो ये ए बी ले लो, शैडो को एस ले लो, और इसे एम ले लो। चलो तो हमें दिख रहा है कि जो ट्रायंगल एल एम ए है वो सिमिलर है ट्रायंगल एल ओ एस, ठीक है बेटा। तो यहां से हम कह सकते थे कि छोटी वाली हाइट, हाँ देखो ये एल एम बाई एम ए बराबर होगा एल एम बाई एम ए बराबर होगा एल ओ बाई ओ एस, ठीक है। अच्छा यहां से हम इसी को नीचे लिख रहे हैं बेटा, अच्छा चलो लिखो, और अच्छा एल एम देखो ये हाइट है एल एम को हम लिख सकते थे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, दिख रहा है। तो एल एम को हम लिखते हैं कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है, बाई एम ए को हम ओ भी लिख देते हैं बेटा, बराबर एल ओ को कैपिटल एच लिख देते हैं, ओ एस को हम ओ एस लिखते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो एच, अच्छा ओ एस बराबर कैपिटल एच बाई एच माइनस स्मॉल एच इंटू ओ बी, ये हो जाएगा। अच्छा ओ यहाँ से देखो ओ एस को हम एक्स एस लिख सकते थे बेटा, बराबर एच बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू एक्स एम होता, ठीक है, वो भी एक्स एम है। तो अब डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, क्या हो जाता डी एक्स एस बाई डी टी बराबर हो जाता है कैपिटल एच बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू डी एक्स एम बाई डी टी। अब ध्यान देना ओ फिक्स्ड है, तो ओ से जो मतलब चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन जो है, तो हम ये पता है कि दिया है कि मैन वॉकिंग विद स्पीड v, यानी यहाँ पे ये क्लियर है कि जो डी एक्स एम बाई डी टी है वो v हो जाएगा। तो अच्छा लिख लेते हैं बेटा यहाँ से डी एक्स एस बाई डी टी जो क्या हो गया वो वेलोसिटी ऑफ शैडो हो गया, ठीक है, बराबर क्या हो गया एक्स बाई मतलब एच बाई एच माइनस स्मॉल एच इंटू वेलोसिटी ऑफ क्या मैन, ये v दिया था। तो ये आ जाएगा आपका बेटा आंसर। ये आंसर कौन सा आ रहा है, ये आंसर आपका आ रहा है बेटा ए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि देखो डी एक्स एस बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी ऑफ शैडो है, और जो डी एक्स एम बाई डी टी है वो वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है, जो कि v दिया है। क्लियर है बेटा, तो ये आपका आंसर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें बेटा, तो मैं आपसे बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आप कह लीजिए कुछ मतलब डेटा या तो गलत दिया गया है, मैंने कई तरह से चेक किया, कोई भी डेटा इधर उधर बदल के भी किया, लेकिन क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहा है। मैं दिखा दे रहा हूँ कि गलती क्या हो रही है। देखो ये मतलब 3 स्प्रिंग दिया है, ठीक है बेटा, एक 3 स्प्रिंग्स हैं, इसे वो एक कह रहा है बेटा, ठीक है, यहाँ ब्लॉक, फिर ये दूसरा स्प्रिंग मतलब बॉडी है, ये तीसरा स्प्रिंग,
ठीक है, इस स्प्रिंग को बी बोला है, उस स्प्रिंग को सी बोला है। अब कह रहा है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंट है, वो भले ऊपर एरो दिखा रहा है, ऊपर एरो दिखा रहा है मान लो एक्सटर्नल एजेंट का, लेकिन स्लोली लोअरिंग डाउन, इसलिए फोर्स ऊपर लगाएगा, जा नीचे रहा है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव आएगा। हाँ, तो ये सही बात है, नेगेटिव आना चाहिए। आंसर में जो दे रहा है वो नेगेटिव हो दिखा भी रहा है। ये सोच के देखिए, वो कह रहा है कि वो तब तक नीचे लाता है जब तक ये 2 sin इनवर्स 3/5 एंगल नहीं बनाता है। मैंने कहा मान लो कि उस कंडीशन में ऐसे हो जाता है, ठीक है बेटा, पूरा एंगल दे रहा है 2 sin इनवर्स 3/5, तो यानी एक एंगल कितना हो गया sin इनवर्स 3/5, sin इनवर्स 3/5 का मतलब हो गया 37 डिग्री, ठीक है। और ये 37 डिग्री, अब सोच के देखो बेटा, ये दे रहा है कि स्प्रिंग की इसकी लेंथ 1 मीटर, इसकी भी लेंथ 1 मीटर। अगर ये 1 है, इससे हम y मान लेते हैं, तो देखो ध्यान से कि 1037 डायग्राम से 1037 कितना हो जाता है 1/y, 1037 कितना होता है 3/4, तो यहाँ से देखो y कितना आ गया 4/3। इसका मतलब ये हो गया बेटा, ध्यान देना कि जो छोटा सा लेंथ है ये 4/3 यानी 1 मीटर से ज़्यादा होगा, जबकि टोटल लेंथ जो दे रहा है वो 1 मीटर दे रहा है स्प्रिंग का। सी मतलब तीनों स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितना दे रहा है 1 मीटर। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1 मीटर लेंथ की स्प्रिंग है और उसमें कंप्रेशन ही 4/3 मीटर का हो जाए, ये कितना 1.33 आ जाता, ठीक है। इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन सही नहीं है कह लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं बेटा 22, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। 22 में देखो ऐसे कह रहा है कि एक मतलब से ये फ्लोर है बेटा, ये थोड़ा खाई टाइप का कुछ भी कह दो, ठीक है, मतलब गहरा गड्ढा है थोड़ा, ठीक है, और ये ऐसे दे दिया है, ठीक है। आपसे कह रहा है एक बॉल को ऐसे रोल डाउन किया जाता है आगे, तो यहाँ पे जो बॉडी है, रेड कलर से मैं बनाता हूँ, ये बॉडी यहाँ पे ये, ठीक है। इसे जब ऐसे, इसे स्पीड कितनी दी जाती है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये हाइट कितना दिया है, ये हाइट दिया है 20 मीटर। तो मैं कहूँ यहाँ से, यानी यहाँ से टोटल ग्राउंड तक पहुँचने में जो टाइम लगता टी, वो टी कितना लगता, टी लगता √2h/g। प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल का वीडियो में डालूंगा तो उसमें आप देख सकते हैं √2h/g, √2h कितना बेटा 20 दे रहा है, g कितना 10, तो ये देखोगे 2 सेकंड आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 2 सेकंड लगेंगे। तो अगर उसे यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड लगेंगे, तो इसका मतलब कि अगर ये वॉल नहीं रहता तो आप यकीन मानिए 5 मीटर पर सेकंड से 5 × 2 सेकंड कितना 10 मीटर चलता। ये और आगे होता तो एग्जैक्टली वो, अच्छा ये 8 ही मीटर, ध्यान देना, तो वो गिरता है ऐसे, वो ऐसे करके वो ऐसे गिरता, जहाँ पे टोटल कितना होता है बेटा 10 मीटर। फिर वो यहाँ से एग्जैक्टली, अगर इलास्टिक कोलिजन तो जानते क्या होता है, वो एकदम मिरर की तरह, मतलब रिफ्लेक्शन होता है एक तरह से कह लो, तो वो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे बना दो, वो ऐसे गिर जाएगा, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान दो, ये कितना होता, ये 10 मीटर होता, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये कैपिटल डी, ये कितना है कैपिटल डी, ये दे रहा है 8 मीटर। इसको तो ये कितना होता 2 मीटर, तो ये भी कितना होता 2 मीटर, तो ये कितना होता, ये होता 8 में से 2 घटा 6 मीटर। इसलिए x0 कितना हो जाता है बेटा 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर आंसर। थोड़ा सा आप अगर प्रोजेक्टाइल अगर वो पता होगा, मतलब मोशन ऑफ ग्रेविटी वगैरह थोड़ा सा देख लेना, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ओवरऑल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखें तो ये ध्यान दीजिएगा। देखो आपसे कह रहा है कि ऐसे देखो, ओके, ये एक स्प्रिंग, दूसरा ब्लॉक, ठीक है। ये 2 kg का है बेटा, ये 1 kg का है, ठीक है। इस पर कितना फोर्स लग रहा है, F2 यानी 400 न्यूटन लग रहा है। इस पर कितना लग रहा है, F1 यानी 100 न्यूटन लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जानते हैं क्या तरीका ये होता है बेटा, इसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 400 उधर लग रहा है -100 डिवाइडेड बाय मास कितना 2 + 1, यानी कितना आ गया, ये 100, ये 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जैसे देखेंगे, देखो अब हम लिखते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए बेटा, और सेंटर ऑफ मास पक्की बात है रेस्ट पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर हम बैठ के देखने जाएंगे तो जानते क्या होगा, देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये ब्लॉक बना दिया, मैं स्प्रिंग बीच में नहीं बना रहा हूँ, बस अलग अलग ब्लॉक बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, मैं रेड से दिखाता हूँ। देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मैं पहले दिखा देता हूँ, वो इधर की तरफ है, कितना बेटा 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सूडो फोर्स इस वाले ब्लॉक पे कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, कितना मास m2 × 100, यानी कि इधर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा 200 न्यूटन, और एक्चुअल में इस पर कितना लग रहा है 400। तो नेट फोर्स इधर की तरफ कितना हो गया 200। ऐसे इस वाले पे देखते हैं, बॉडी इधर जाती है तो सूडो फोर्स इधर लगेगा, कितना m × a, m1 × a कितना 100 यानी 100, और अलग से बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, वो भी 100 लग रहा है बेटा। तो नेट फोर्स इस पे कितना हो गया, इस वाली बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग गया इधर की तरफ 200, यानी दोनों पे नेट फोर्स 200 ही लगेगा। अब समझना इस चीज़ को क्लियर कि अगर मैंने कहा कि नेचुरल, देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा ये बेटा नेचुरल लेंथ है, ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंग के केस में ऐसा होता है, ये जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो जो एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में तो होता है वो, अगर ये चीज़ बेटा अगर x0 है तो ये जो होता है वो 2x0 डबल हो जाता है। तो हमने कहा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखें कि इक्विलिब्रियम में के केस में अगर हम बात करें कि जो अंदर फोर्स, देखो हम किसी भी सिंगल ब्लॉक की बात करें, अगर हम कहें कि इस पे इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 200 न्यूटन, ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स कितना लगता kx0। अच्छा ध्यान देना बेटा, मैं कहूँ ऐसा नहीं, टोटल एक्सटेंशन अगर x0 है तो x0 आएगा, ये क्लियर है ना। टोटल एक्सटेंशन कितना है x0, तो अंदर की तरफ फोर्स कितना लगेगा kx0। ये मत सोचना कि सर x0 इधर एक्सटेंशन होगा x0 इधर होगा तब तो एक्सटेंशन 2x0 हो गया, तो फोर्स कितना लगता है k × 2x0, तो हम बोल रहे हैं kx0 यानी एक्सटेंशन कितना है x0 है। तो इसलिए इस फ्रेम से अगर हम देखें तो कह सकते थे कि x0 की वैल्यू कितनी आ रही है 200 न्यूटन। तो उस केस में एक ये जो एक्सटेंशन होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसलिए यहाँ पे k कितना दिया बेटा 200 दिया है, x0 बराबर 200, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम से है, तो x0 कितना आ गया 1 मीटर, x0 1 मीटर आ गया। तो हमें पता है कि जैसे मैंने बताया ना, इक्विलिब्रियम में अगर x0 एक्सटेंशन है तो एक्सट्रीम यानी मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में कितना एक्सटेंशन होता है 2x0, इसलिए मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो जाता है बेटा 2x0, दैट इज कितना 2 मीटर, ये हो जाता है आंसर, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होता है 2 मीटर, याद रखिएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो ये दिया है r बराबर v/i, जहाँ पे गिवन है कि v = 100 ± 0.5 मीन्स
वी की वैल्यू डेल्टा वी बाई वी यानी इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन वी कितना हो जाएगा 5 और ये गिवन भी है 5%। ठीक है, फिर हम बात करें आई की वैल्यू दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 यानी डेल्टा वी बाई आई इंटू 100 कितना हो जाएगा 2% और ये गिवन भी है 2% है। तो हमें इस फॉर्मूले से पता है कि डेल्टा आर बाई आर कितना हो जाता है डेल्टा वी बाई वी अब प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर के लिए ये दे दिया है 5 और ये दे दिया है 2 तो दोनों मिलकर कितना 7 परसेंटेज एरर इन आर क्या हो गया 7। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में ये गिवन है कि पहले एक बॉडी है वो 1 मीटर पर सेकंड से आगे मतलब दे दी जाती है वेलोसिटी, 16 सेंटीमीटर दूरी पे एक बॉडी 6 kg है। ठीक है, कोलिजन होता है तो बताइए कि दोनों बॉडीज के बीच में सेपरेशन कितना रह जाएगा। चलो देखते हैं। टकराने के जस्ट पहले इसकी स्पीड मान लो v1 हो जाएगी तो v1 कितनी होगी रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2as क्योंकि a कितना होगा म्यू जी, म्यू कितना 0.2 दिया और g की वैल्यू 10 यानी 2 तो v1 बराबर रूट यू स्क्वायर माइनस 2as। इससे v1 की वैल्यू कितनी आएगी 0.6 यानी टकराने के जस्ट पहले कोलिजन के जस्ट पहले 2 kg की ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टकराने के बाद मान लो बेटा ये आगे v1 से जाएगा और ये पीछे की तरफ मान लो बेटा v1 से v2 से जाएगा। ठीक है, टकराने के बाद की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कोलिजन वाले फॉर्मूले से लगाएं, ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक तो क्या होता है बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या आता 6 इंटू v1 प्लस लेकिन अपोजिट एक्स में इसलिए माइनस लिख रहे हैं 2 इंटू v2 बराबर कितना होता m1 u1 m कितना 2 kg वाले का इस इनिशियल स्पीड कितनी है 0.6 टकराने के पहले जस्ट 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा 3v1 माइनस v2 बराबर 0.6। ये क्वेश्चन 1 हो गया बेटा। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है e की वैल्यू 1 दिया है। e क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन की रिलेटिव स्पीड कितनी है v1 प्लस v2 और सेपरेशन की रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कितना है ये तो रेस्ट पे है और वो कितने से आ रहा है 0.6 से तो ये कितना हो गया 0.6 मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो v1 प्लस v2 कितना आ गया बेटा 0.6। ठीक है, तो इसलिए दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो यहां से 2 तो 4v1 बराबर आ जाएगा 1.2 ऐड कर देंगे ना तो v1 कितना आ गया 0.3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर v1 0.3 है तो v2 यहाँ पे देखो 0.6 दूर दिस इंप्लाइज दैट v2 कितना आ गया 0.3 मीटर पर सेकेंड ही आ गया। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो हमें पता है यानी कि एक्चुअल में अगर ये वाली बॉडी देखो इसका मतलब अगर इसकी स्पीड देख तरफ 0.3 है और इसकी स्पीड भी देख तरफ 0.3 है मान लो मैंने कहा ये x1 चलता तो ये भी कितना x1 ही चलता। ठीक है, तो अच्छा x रिटार्डेशन a कितना होता म्यू जी ही होता यानी कितना 2 तो x1 की वैल्यू कितनी आती बेटा ये आती v स्क्वायर बाई 2a होती v कितना है 0.3 का स्क्वायर बाई 2 a कितना है 2 तो ये कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा ये मीटर में आगे ध्यान देना कितना आएगा 0.09 बाई 4 मीटर या अगर 1000 से सेंटीमीटर का डिवाइड करें तो 90/4 मिलीमीटर में आएगा ये कितना आएगा 45/2 mm। ठीक है, इसलिए आप कह सकते थे कि टोटल क्या पूछ रहा है बेटा फाइंड द सेपरेशन, इसलिए सेपरेशन कितना हो जाएगा सेपरेशन हो जाएगा 2x1 और x1 था ये तो ये कितना हो गया 45 mm। ये हो गया आंसर। ठीक है बेटा, ये 25वां भी हो गया। चलिए इतना ही है, ठीक से देख लीजिएगा, सारे का PDF भी मैं लिंक में दे दूंगा। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।